हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो फटाफट चलिए मिला लेते हैं सारे ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धन्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आ गया, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ स्वर का योग होता है, तो स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है उसे क्या कहते हैं। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा मात्रा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, आचार्य किशोरी दास के अनुसार किन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, औ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो औ का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठोष्ठ, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौर्य अवस्था या विराम अवस्था को क्या कहा जाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा संगम, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन ए भुकना जो हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में कौन शब्द जो है वो अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध शब्द बताना है, तो अशुद्ध शब्द इसमें जो हो जाएगा अतिथि हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन त्रुटि चिन्ह है। इसमें कौन जो है त्रुटि चिन्ह है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वाला त्रुटि चिन्ह का उदाहरण है। इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। अब इसमें कौन जो शब्द है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर 9 का ऑप्शन डी, यानी संगम जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो अहंकार का संधि विच्छेद होता है अहम जोरकार, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ होता है कहीं का नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है और इजी है। आगे नाथ न पीछे पगा लोकोक्तियों का क्या अर्थ होता है। तो आगे नाथ न पीछे पगा, इसका मतलब होता है किसी तरह का दायित्व नहीं होना, ठीक है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समसामयिक हो जाएगा, ठीक है, समसामयिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। अब इसमें बताना है कि कौन जो है शुद्ध वाक्य है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंने किताब पढ़ी, ये शुद्ध वाक्य है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमल का प्रवाची शब्द है। कमल का प्रवाची शब्द इसमें कौन हो जाएगा बताइए। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नलिन, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के किस आधुनिक युग के साहित्यकारों में से एक थे। तो बाल कृष्ण भट्ट भट्टेंद्र युग के साहित्यकारों में से एक थे। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार किसका मत है कि असल बातचीत जो होता है सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि डी, एडिसन का यह मत था कि असल बातचीत जो होता है 2 व्यक्तियों के बीच होता है। इसके बाद यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समालोचक पत्रिका के संपादक है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो समालोचक पत्रिका के संपादक है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में जब लड़का ने लड़की से यह पूछा कि तेरी कुर्माई हो गई है, तो इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर क्या कहकर दौड़ गई, धत, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था
था शीर्षक कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो था वो था वजीरा सिंह। ऑप्शन इसका राइट डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 21 नंबर यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 जून 1974 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक संजयानंद जी किनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे? तो उन्होंने उमाशंकर जी दीक्षित को कहा करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से जो है जयप्रकाश नारायण को 1998 में सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, सूफी कवि मालिक मोहम्मद जायसी की उज्जवल अमर कृति का आधार किसके द्वारा रचित और कौन कृति है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पद्मावत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आ गया जो कि बहुत इजी आसान है। यहाँ देखिए, डाब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो डाब शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, डाब शब्द का अर्थ होता है फूटती हुई मंजरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है? तो इनके दोनों जो पद है सूरदास के, वो सूरसागर से है। ठीक है, सूरसागर से संकलित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भक्त कवि तुलसीदास रचित पद्मुख अंग और पाई में अम्ब शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि अम्ब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो माँ सीता के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, कवि भक्त कवि नावादास रचित कौन रचना ब्रजभाषा गद्य के साथ रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में भी रचित है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अष्टधाम। ठीक है, अष्टधाम जो है वो रचित है। इसके बाद यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन आ गया। 29 नंबर, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, अचमन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अचमन शब्द का अर्थ होता है कुल्ला करना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुहासा जो है पुल्लिंग है। इसके बाद यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द जो है स्त्रीलिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चट्टान जो है वो स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किस वचन में होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किस में होता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि एक वचन में द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? बताइए इसमें कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें अगर देखा जाए तो ठग जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट बी। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कारकों के बोध के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो उन्हें विभक्ति कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस क्रिया के साथ कर्ता के निय चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो यहाँ पे भूलना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, भूलना में नहीं प्रयोग होता है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं करण कारक। ऑप्शन इसका राइट सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आ गया 39 नंबर क्वेश्चन, तुलसी के वास्ते जैसे, यहाँ पे देखिए, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो यह जो है संप्रदान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उनका स्वरूप और दूसरे शब्द में संबंध बताना क्या कहलाता है? तो वो जो होता है पद परिचय कहलाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो कैसा लगा आज के वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।